बच्चों, मैं दोबारा आ गया आपका फिजिक्स टीचर अमित सिंह। आज हम बात करेंगे, आज हम सीखेंगे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये क्लास 9th और 11th दोनों में आता है, बट आज हम 9th की बात करेंगे। क्लास 9th का लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स सबको पता है, बेसिकली देखा जाए फोर्स के बारे में तो एनी पुश और पुल। सपोज करो मैं अपने इस हैंड से इस हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ। तो पुश करने से क्या हो रहा है, इसमें इसके पोजीशन में चेंज आ रहा है। अगर मैंने एक हथौड़े से इस हाथ से मारा, क्या होगा, ये भी पुश कर रहा है, लेकिन मेरा हाथ क्या हो जाएगा, क्रश हो सकता है, मेरी उंगली टूट सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे डैमेज भी हो रहा है, इसका पोजिशन भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से पुश और पुल which changes the position and shape and size। जब तक पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा, तब तक हम फोर्स को अप्लाई करना नहीं कर सकते। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर मैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं यहां से प्रेस करके क्या कर रहा हूं, मैं इसको लेके आ रहा हूं यहां पे। तो ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू फोर्स आ रहा है। अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना है तो या तो उसकी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस वी कैन से फोर्स changes the position of the object in the direction of applied force। फोर्स ने उसके डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया, जिसकी डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया। बेसिकली आपने फोर्स के बारे में बेसिक पढ़ा होगा कि अगर मैं अर्थ के ऊपर अपने इस पेन से प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ के ऊपर, नहीं पड़ेगा। मीन्स अब जो इम्पैक्ट है फोर्स का किस पे डिपेंड करता है, जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी ऑब्जेक्ट की एम्पलीट्यूड कितना है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे आज फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, देखा फोर्स क्या हुआ। फोर्स हमारा हुआ एनी पुश और पुल। क्या हुआ, सिंपल, एनी पुश और पुल विच चेंजेस, क्या चेंज कर रहा है, विच चेंजेस शेप एंड साइज चेंज कर रहा है, शेप एंड साइज चेंज कर रहा है, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है, उसके पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, सिंपली फोर्स कहलाएगा। फोर्स का अभी मैंने कहा जहां पे डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मींस इसका अपना एक डायरेक्शन भी होगा, फोर्स का अपना डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट थिंग, जो ऐसा यूनिट है इसका फोर्स का, ये होता है न्यूटन। यही न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया था। इसी न्यूटन के नाम पे फोर्स का यूनिट डिफाइन हुआ था और फोर्स को डिफाइन किया था। अभी हम देखेंगे न्यूटन ने कैसे फोर्स को डिफाइन किया था। उसके बाद एक इसकी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्लास 9th वालों के लिए न्यू है, बट 11th वाले इसके लिए फैमिलियर होंगे। सीजीएस मतलब इसकी होती है सीजीएस यूनिट डायन, डी वाई एन ई। तो जो न्यूटन है बड़ा यूनिट है और डायन क्या है, छोटा यूनिट है, इसलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। ये हमें याद करना है, याद रखना है। तो हमने क्या देखा, जो फोर्स है, फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। इनकी वजह से जो चेंज हो रहा है उसका शेप, साइज एंड पोजीशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अगर मैं फोर्स को बेसिकली डिस्क्राइब करूं या फोर्स को मैं डिवाइड करूं, तो बेसिक दो तरह का फोर्स होता है। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स
and other is non contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स एक ऐसा फोर्स जो बिना कांटेक्ट में आए भी लग सकता है और कांटेक्ट में बिना आए भी लग सकता है, आए तब भी लगे, ना आए तब भी लगे। जैसे अब मैं ये पेन को देख रहा हूँ, पेन को मैं छोड़ रहा हूँ, पेन नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? इसे तो अर्थ खींच नहीं रहा, क्या ऐसे खींच रहा है? क्या अर्थ नहीं खींच रहा है, ये अपने आप नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस कॉन्टेक्ट में है क्या? कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो जो कॉन्टेक्ट में नहीं होगा दैट विल बी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दैट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट विल बी नॉट इन कॉन्टेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। जैसे मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सा फोर्स हो गया? दिस इज नॉन कॉन्टेक्ट। और कोई फोर्स किसी को याद आ रहा है? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब देखा होगा आपने कि यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही ये लाइट क्या हो गई? ग्लो हो गई। ये वाला फैन स्टार्ट हो गया, ये एसी स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से हम दौड़ा के लेके जा रहे चार्ज को, सिंपली स्विच ऑन किया है ना। यहाँ से फोर्स इसने सेंड किया कहाँ पे? इस एसी के पास सेंड किया, इस फैन के पास सेंड किया। तो वो फोर्स कौन सा कहलाएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे दैट विल बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट मीन्स कौन सा हो गया हमारा दूसरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा हम देख रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली यही फोर्स जो होता है हम अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे मुझे ये पेन खींचना है तो मैं इसको पकड़ के लेके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में फूक रहा हूँ, हवा में जा रही है, नहीं जा रहा। तो जब कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा? ये फोर्स, ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट मीन्स इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल बी इन कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी इन कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट में आए ये वाला फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सारी फोर्सेस क्या होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर मैं दोबारा डिस्क्राइब करूं, डिवाइड करूं, तो यहां आता है एक बैलेंस फोर्स और दूसरा आता है अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ये हमारे पास सपोज जो दीवार है, मैं इस दीवार पे प्रेशर लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, लेकिन इस दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर साइकिल वाला धक्का मार दिया तो ट्रक कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वहां पे अगर किसी दूसरे फोर्स का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है या नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, दैट विल बी बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ? ट्रक ने साइकिल वाले को मार दिया, ये क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स। या आपने रस्सी खींच एक गेम खेला होगा, इधर कुछ लोग होते हैं इस साइड, कुछ इस साइड होते हैं। जब खींचते हैं तो या तो राइट साइड आता है या लेफ्ट साइड आता है। अगर कहीं नहीं जा रहा है, इधर 10 लोग है, इधर 10 लोग है, इसका फोर्स बराबर है, तो ये क्या हो गया? बैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन अगर मैं इधर 10 लोग है, इधर 20 लोग है, तुरंत खींच के इधर बाहर कर दिया, ये वाला फोर्स कौन सा हो गया? अनबैलेंस फोर्स। दैट मीन्स जहां पे नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं आपको खड़ा होकर पढ़ा पा रहा हूं। क्यों खड़ा होकर पढ़ा पा रहा हूं? क्योंकि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगा रही है ग्राउंड। ये कौन सा फोर्स हो गया? दिस इज बैलेंस फोर्स। मीन जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा दैट विल बी बैलेंस फोर्स, जहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा दैट विल बी अनबैलेंस। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। हम बात करते हैं आगे बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्स की बात। कई जगह अनबैलेंस लिखा होता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस मतलब जहां पे सम ऑफ ऑल द फोर्स, sum of all forces acting on the system is zero, acting on the system is zero। जहां पे
सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है, अगर जीरो है तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स। यहाँ पे अनबैलेंस में क्या होगा देखते हैं, इसमें क्या हुआ, अनबैलेंस में नेट फोर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इधर से एक फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, इधर लगा रहा है 20 न्यूटन का, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आएगी, ये ए है ये बी है, ए की तरफ या बी की तरफ, ए की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ए है वो क्या ग्रेटर है बी से, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो नेट फोर्स हुआ कितना हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट जीरो। तो ये कौन सा फोर्स हो गया आपका, ये फोर्स हो गया आपका अनबैलेंस, ये फोर्स हो गया आपका अनबैलेंस। क्लियर सबको, चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, दोनों साइड अगर फोर्स इक्वल लगेगा, इधर ए है इधर बी है, मैं बात करूं इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर भी लग रहा है 20 न्यूटन, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इक्वल हो रहा है दोनों साइड का फोर्स, दैट विल बी बैलेंस फोर्स। मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी, मीन्स दोनों साइड सेम फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स हो गया, दैट विल बी बैलेंस फोर्स। अगर मैं बोलूं आपको, आगे एग्जांपल देकर बताता हूं आपको, ये हमारे पास सपोज करो ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने क्या किया, ऐसे कोई बुक रख दिया। अब ये बुक रखा हमने, तो बुक रखते ही क्या हुआ, यहाँ पे जितना फोर्स टेबल ने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स इस बुक ने टेबल के ऊपर लगाया, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, दिस इज बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में हमें ये देखना है जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जीरो हो जाए, मींस इसका फोर्स और इसका फोर्स का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मींस एफ ए प्लस एफ बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, दैट मींस एफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर की तरफ लगा रहा है एक नीचे की तरफ लगा रहा है। अगर हमने स्विमिंग किया है जिसमें पानी के अंदर जब हम जंप करते हैं तो जितना फोर्स हम लगा रहे होते हैं नीचे पानी के ऊपर, उतना ही पानी हमारे ऊपर लगा रहा होता है। तो यहाँ भी कौन सा फोर्स लगता है, बैलेंस फोर्स। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे ही हमारा हमने पानी हटाना बंद कर दिया, हम पानी में डूब जाते हैं। तो डूबते क्यों है, क्योंकि जितना फोर्स हमने लगाया उतना फोर्स ग्राउंड ने या वाटर ने नहीं लगाया, इसलिए हम वहां पे डूब जाते हैं। सेम कंडीशन, जैसे मैंने कहा कि अगर इक्वल फोर्स है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स अगर इक्वल है तो दैट फोर्स विल बी बैलेंस फोर्स। अगर मैं आपसे कहूं ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे ऑब्जेक्ट इंक्लाइन कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब क्या हुआ, ये स्लाइट फोर्स में, अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, हल्का सा इसको धक्का दिया, ये तुरंत नीचे आ गया, तो क्या यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे आ रहा है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे आ रहा है, मींस इसको क्या कर रहा है, ये स्लाइट फोर्स लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस क्यों लग रहा है, अनबैलेंस इसलिए लग रहा है कि ये इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा। अगर यही ऐसे होता, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा दिया, हमने यहाँ फोर्स लगा रहे, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा बैलेंस। अगर मैं एक गड्ढे में चल रहा हूँ, गड्ढे में मीन्स कहने का मतलब है मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ और एक कीचड़ में चल रहा हूँ, तो किसमें मुझे चलने में आसानी होगी, ग्राउंड पे या कीचड़ में, ग्राउंड पे, बिकॉज जो कीचड़ है या जो मड है, मड के अंदर फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, फ्रिक्शन लगभग खत्म हो जाता है, इसकी वजह से नीचे क्या हो रहा है, फोर्स कम लगता है और हमारा वेट ज्यादा लगता है, तो हम उसमें चलने में हमें मुश्किल होती है, हमें चलने में आसानी नहीं होती। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा फोर्स, अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की।
न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इससे हमने क्या करना है, फोर्स को डिफाइन करना है, फोर्स को पढ़ना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट हमें पढ़ना है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये दीवार कब तक खड़ी रहेगी, जब तक हम इसमें कोई बुलेट ना चलाएंगे। मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूंगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसका मतलब जब तक कार कब तक चलती रहेगी, जब तक पेट्रोल खत्म ना हो या जब तक ब्रेक ना लगाए। इसका मतलब बिना फोर्स अप्लाई किए किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, दैट विल बी इनर्शिया। दैट मींस इनर्शिया क्या होगा, inertia will be state of an object until and unless an external force applied. We can say inertia is state of an object until and unless an external force applied. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक का जो पोजीशन है, that will be called inertia. We can say inertia बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट जब तक अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर मैं इनर्शिया का टाइप्स की बात करूं तो इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 इनर्शिया है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। रेस्ट का मतलब हुआ कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मींस ये क्या हो गया हमारा पोजीशन ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब तक रेस्ट में है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई वहां पे ना हो। दूसरा हुआ हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। ये कब हुआ, ये हो गया पोजीशन ऑफ मोशन। मींस कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब तक रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। मींस साइकिल कब तक चलेगी, बाइक कब तक चलेगी, जब तक हम ब्रेक ना लगाए। मींस हम कब तक दौड़ते रहेंगे, जब तक हम ब्रेक ना लगाए, जब तक हम रुके नहीं। ये बुक कब तक यहाँ रखी रहेगी, जब तक उसमें से कोई उठा के उसको बाहर ना करे, उठा के फोर्स लगा के बाहर ना लाए। इसका मतलब जब तक उसका हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक का पोजीशन, दैट विल बी इनर्शिया, दैट विल बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन। और डायरेक्शन में क्या हुआ, तो चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। अगर हम किसी चीज का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वहां भी क्या लगेगा, वहां भी फोर्स का अप्लाई होगा। मीन्स अगर हम कार चला रहे हैं और मेन रोड पे चल रहे हैं या फिर हम स्ट्रेट चल रहे हैं 70 किलोमीटर पर आवर से, अगर हमें बैंड होना है तो क्या उसी में मुड़ जाएंगे? नहीं, क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो करेंगे, फिर टर्न लेंगे। इसका मतलब फोर्स अप्लाई करके उसका हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है जो आता है लीनियर मोमेंटम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है लीनियर मोमेंटम? ये होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का कंटेंट। मींस कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितने, कोई मासिव ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। दैट मींस वी कैन से, इसको हम P से इंडिकेट करते हैं। दैट मींस कंटेंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, that will be what, that will be linear momentum. P equal to mass into velocity, mass into velocity, m into v.
और ये भी क्या है, फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, वेक्टर है, और इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए न्यूटन लॉ को समझने के लिए। चलिए हम पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया को फॉलो करता है। इनर्शिया को फॉलो करने का मतलब जो हमने इनर्शिया पढ़ा वही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। मींस every object will continue their position until and unless an external force applied। जब तक कोई external force apply ना हो तब तक का जो position होगा that will be inertia। that means we can say every object will continue their position until an external force applied। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, देखा होगा आपने, जब हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करते हैं या हॉर्स राइडिंग, जो राइडर होता है क्या होता है, राइडर फॉल फॉरवर्ड व्हेन हॉर्स स्टॉप रनिंग। जब घोड़े ने दौड़ना बंद कर दिया एकदम से तो राइडर कहाँ जाता है, घोड़े से बाहर जाता है, एक तरफ जंप कर जाता है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था, जो राइडर था, राइडर किसमें था, मोशन में था, तो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहता है। तो दैट इज ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया। दैट मींस ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग राइडर fall forward when horse suddenly stop। जब हॉर्स सडनली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या होता है, हॉर्स बाहर आ जाता है। वैसे ही हमने बस में देखा होगा, बस में बैठे होंगे सभी, स्कूल बस में एकदम से अगर ब्रेक लगाता है तो हम आगे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि बस के साथ साथ हम भी मोशन में हैं, तो हम अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यही क्या हो गया, इनर्शिया हो गया, यही क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ की, बात करेंगे। सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है, ये बिल्कुल इसी को बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसी लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव करते हैं। ये क्या बोलता है, ये फोर्स को ड्राइव करता है, कहीं से फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। फोर्स फॉर्मूला कहां से आता है भाई, ये भी आता है सेकंड लॉ से। अब ये क्या है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम के साथ में मोमेंटम जितना चेंज होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। वो उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। मींस कहने का मतलब ये है, टाइम के साथ में मोमेंटम जितना चेंज हो रहा है वो चेंज किसके बराबर होगा, वो चेंज फोर्स के बराबर होगा, वो चेंज फोर्स के बराबर होगा। दैट मींस यहाँ पे क्या आया, एफ की वैल्यू आ गई कांस्टेंट dp बाई dt, के की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, तो क्या आ गया dp बाई dt। अब dp p क्या है यहाँ पे, m इंटू v, पीछे बढ़ाने मोमेंटम, तो फोर्स कितना आ गया, d इंटू m इंटू v डिवाइड बाई dt। मास क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो मास आएगा बाहर, तो m इंटू dv बाई dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम, ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये क्या आ गया, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला यहीं से डिराइव हो जाता है। तो सेकंड लॉ से हमने क्या देखा, सेकंड लॉ ही फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करता है, और इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
is equal to applied force. Momentum is directly proportional to applied force. ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे फॉर्मूले में, जो फोर्स का फॉर्मूला है क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मींस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मींस जितना हैवी ऑब्जेक्ट से मैं मारूंगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना मैं तेजी से मारूंगा उतना ही क्या लगेगा, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर मुझे एक 1 kg का पत्थर से मारना हो, एक 2 kg के पत्थर से मारना हो, तो चोट ज्यादा लगेगी आपको 2 kg वाले से, क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। अब जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमें चाहिए होगा वो अकॉर्डिंग टू मास और अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा हुआ सेकंड लॉ। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है। जितना हम एक्शन करते हैं उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है। दैट मींस वी कैन से एवरी एक्शन हैव equal and opposite reaction, have equal and opposite reaction। हमेशा जो हम एक्शन कर रहे हैं उसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स भी आता है। जैसे पानी वाला जंप के मैंने बताया था, पानी में अगर हम जंप कर रहे हैं तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर से उतना ही पानी उसके ऊपर लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। मैं दीवार पे बॉल फेंक रहा हूँ, टेनिस बॉल, वो हमारे हाथों में आ रही है, क्यों आ रही है, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। स्विमिंग जो हम वॉक कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्यों चल पा रहे हैं, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। जितना फोर्स हम आगे लगा रहे हैं उतना ही लग रहा है रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया। और ये थर्ड लॉ आपका वेरीफाई। मींस वी कैन से थर्ड लॉ क्या हुआ कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मींस मैंने कहा कि जो भी हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इधर एक फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, तभी क्या है, ये स्टेबल है। दैट मींस जो नेट फोर्स है F1 प्लस F2 क्या है, इक्वल टू 0, मींस F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। दैट मींस जो पहला फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के अपोजिट एक्शन। और इसका अगर हम एप्लीकेशन की बात करें एग्जांपल, तो क्या हो गया, स्विमिंग हो गया, स्विमिंग भी आ गया यहाँ पे। और क्या हो गया, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और बाउंसिंग बैक ऑफ टेनिस बॉल ऑन द वॉल, टेनिस बॉल फ्रॉम ग्राउंड। बहुत सारे एग्जांपल है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये सारे थर्ड लॉ ऑफ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ये सारे हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल है। तो होप आपने समझा फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ और सेकंड लॉ। यहाँ पे हमने आज थ्योरेटिकल पार्ट करा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, कहीं पर डाउट आता है तो आप डाउट सेशन में लिखिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।